मैं गणेश कंवर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। यूनिट 5 समकालीन मुद्दे और नीतियाँ। इसका टॉपिक था शिक्षा और औद्योगिकरण। शिक्षा और औद्योगिकरण के बारे में अपन ने पिछले वीडियो में चर्चा की है। आज का वीडियो अपना है बोझ के बिना शिक्षा, यानी कि बोझ के बिना शिक्षा को हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, उससे शिक्षा की क्या महत्वता है, उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक जो है वो है बोझ के बिना शिक्षा, यानी यशपाल समिति जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, जो यशपाल समिति है वो मानव संसाधन का विकास मंत्रालय माना गया है। इस मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया था। जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसने एक समिति का गठन किया था, जिसका ये काम था कि जो शैक्षणिक बोझ है बच्चों का वो कैसे कम किया जाए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया था और उस समिति का कार्य क्या था? कार्य यही था कि जो बच्चों का जो शैक्षणिक बोझ है उसको किस प्रकार से कम किया जा सकता है। इस समिति का गठन 1992 में हुआ था। गठन तो 1992 में हुआ था और जो समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी वह 1993 में की थी। तो समिति का जो गठन हुआ वो 92 में हुआ था और समिति ने जो रिपोर्ट पेश की थी उसका कार्य 1993 में शुरू हुआ था। परंतु इस समिति का मेन उद्देश्य जो था वह था कि बच्चों का जो शैक्षणिक बोझ है उसको कैसे कम किया जा सकता है। और इस रिपोर्ट का जो टाइटल था वो था शिक्षा बिना बोझ के, यानी कि जो शिक्षा है उसको हम बिना बोझ के किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, कि एक बोझ ना समझ के हम शिक्षा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा का बिना बोझ का क्या कारण है? मानना है कि शिक्षा को बोझ क्यों माना है, क्या कारण है उसकी वजह से हमने शिक्षा को बोझ माना है। जैसे फलों को आजकल केमिकल के द्वारा पकाया जा रहा है। तो जब केमिकल के द्वारा फलों को पकाया जा रहा है तो जो टाइम पीरियड होना चाहिए उससे पहले ही वो फल क्या होता है? पक जाता है। वो फल पक के तैयार हो जाता है। वैसे ही समय से पहले ही बच्चों को भी पका दिया जाता है। बच्चों को मैच्योर करने की कोशिश की जाती कि बच्चे को मैच्योर कैसे बनाया जाए। और जब जो टाइम पीरियड होता नहीं, समय से पहले ही हम बच्चे को मैच्योर कैसे बनाएं, परंतु शिक्षा को लेकर के शिक्षा के द्वारा बच्चे को समय से पूर्व ही मैच्योर बनाने की कोशिश की जाती है। तो जो अगर बच्चा 5-6 साल का बच्चा है तो उसकी उम्र उस समय क्या होती, क्या करने की होती, परंतु उसी समय उसको मैच्योर बनाने की कोशिश की जाती है। तो जब फलों को भी समय से पहले ही पका दिया जाता है तो क्या वही स्वाद रहता है जो एक प्राकृतिक रूप से जो फल पक जाता है उसमें जो टेस्ट होता है उस फल का, और एक केमिकल के द्वारा जो फलों को पकाया जाता है उसमें जो टेस्ट होता है, क्या दोनों का एक समान टेस्ट होता है? जो प्राकृतिक टेस्ट होता है वो अलग होता है। तो जैसा प्राकृतिक के द्वारा जो फल पक के तैयार होता है उसका टेस्ट जो आता है वो अलग ही होता है, उसका वो स्वाद एक अलग ही होता है, उसको खाने का कोई मज़ा दूसरा ही होता है। परंतु जो केमिकल के द्वारा पकाए हुए फलों का जो हम सेवन करते हैं तो वो हमारे जीवन के लिए उपयुक्त भी नहीं होते हैं, अच्छे भी नहीं होते हैं, लाभदायक भी नहीं होते हैं और उनका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता है। तो जब फलों को केमिकल के द्वारा पकाया जाता है तो उसके अंदर वह स्वाद नहीं रहता है जो स्वाभाविक तरीके से, जो प्राकृतिक तरीके से जो स्वाद आता है, जो एक प्राकृतिक तरीके से एक स्वाभाविक रूप से जो स्वाद आता है वो केमिकल के द्वारा पकाए गए फलों के अंदर टेस्ट नहीं रहता है। वैसे ही बच्चों के साथ होता है। जो महत्वाकांक्षा थी उस समय वह बहुत ही ज़्यादा थी। जो एक्सपर्ट थे वह इस तरीके से ज़्यादा फैक्ट्स को, इंफॉर्मेशन या कंसेप्ट को बच्चे के अंदर डालना चाहते थे। जो बच्चे होशियार थे, इंटेलिजेंट थे, वो तो इन चीज़ों को जल्दी ही, इनके तरीके से वो जल्दी ही ज़्यादा से ज़्यादा जो भी फैक्ट्स थे या जो भी इंफॉर्मेशन थी या कंसेप्ट जो थे वो उनके क्लियर हो जाते थे, वो उनको बताते थे तो उनको समझ में आ जाता था। और जो बच्चे ज़्यादा होशियार नहीं थे, उनके अंदर गट्स नहीं था, तो वो बच्चे इन चीज़ों को पकड़ करने में उनके लिए बहुत ही मुश्किल होती थी।
तो इससे क्या हो रहा था कि बच्चों का जो मानसिक तनाव था वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो जो होशियार बच्चे थे वो तो उस चीज़ को जल्दी से पकड़ रहे थे, परंतु जो कमज़ोर बच्चे थे, ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, तो उन बच्चों के लिए वो बहुत ही एक समस्या बनने लग गया, और उससे उनसे उनको क्या होने लगा, उनकी जो मानसिक तनाव था वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ने लगा था। शिक्षा का बोझ का मतलब यही नहीं कि बस्ते के बोझ के साथ साथ उनका जो टेस्ट था या टेंशन था, उनके ऊपर मानसिक बोझ पड़ रहा था। कह रहे हैं कि खाली शिक्षा को एक बस्ते का बोझ ही नहीं समझा गया। बस्ते के अंदर जो किताबें भर के ले जा रहे हैं, तो वो उस बोझ की वजह से शिक्षा को बोझ नहीं माना है। बच्चे को जो सिखाया जाता था वो बच्चा पकड़ कर रहा था, कैच कर रहा था, उसको समझ रहा था या नहीं समझ रहा था, और समझने पे तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती थी, पर ना समझ में आने से उसकी वो जो मानसिक तनाव बढ़ जाता था, तो उसी को लेकर के मानसिक तनाव में रह के वह टेंशन में रहने लग जाता। और जब टेंशन होती थी तो उसी टेंशन को उन्होंने टेंशन के कारण ही उन्होंने शिक्षा को एक बोझ माना है, और वह बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया था, ज़्यादा हो रहा था। इस तरीके से इस पर चर्चा होने लगी कि इस बोझ को कैसे कम किया जाए। जो एक समिति का गठन हुआ था, यशपाल समिति का जो गठन हुआ, उसमें ये चर्चा होने लगी कि जो शिक्षा को एक बोझ माना गया है, उस बोझ को किस प्रकार से कम किया जाए। और इस समय एक समिति का गठन किया जो प्रोफेसर यशपाल समिति की अध्यक्षता में गठन हुआ था। कब हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। तो आज हम लोग इस समिति के सुझावों के बारे में चर्चा करेंगे। यशपाल समिति की जो समिति है उसके अंदर लोगों ने क्या क्या सुझाव दिए, उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। सुझाव के बारे में चर्चा करने से पहले प्रोफेसर यशपाल के बारे में कुछ शब्द बताती हूँ, उनके बारे में कुछ बातें बताती हूँ, उनके बारे में कुछ बात करते हैं। प्रोफेसर यशपाल जी का जन्म पाकिस्तान में 1926 में हुआ था। प्रोफेसर यशपाल जी जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था, और 1926 में हुआ था। उसके बाद में 1947 में जो डिवीज़न हुआ था उसमें वे भारत आ गए थे। जन्म उनका पाकिस्तान हुआ था, पर 1947 में जब भारत का डिवीज़न हुआ था तो वह भारत में आ गए थे। फिर उन्होंने भारत में आकर के बीएससी और एमएससी की जो पढ़ाई थी उसको पूरा किया। एमएससी कंप्लीट होने के बाद उन्होंने पीएचडी की भी पढ़ाई को जारी रखा, पीएचडी की। और प्रोफेसर यशपाल को ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान का एक साधारण जो ज्ञान था उस ज्ञान के द्वारा लोगों तक पहुंचने के लिए जाना जाता था। यशपाल को कैसे प्रोफेसर यशपाल जी जो थे उनको किस प्रकार से उनकी जान पहचान हुई, उन लोग उनको कैसे जाने लगे? जो विज्ञान का एक उनको ज्ञान था, उस ज्ञान के द्वारा ही वह लोगों तक जाते थे, उनको लोगों के बारे उसके बारे में, विज्ञान के बारे में उनको बताता था, तो उसी के द्वारा वह लोगों को जानने लगा था, लोग उनको जानने लगे थे। जैसे कि बाबा रामदेव ने योगा को साधारण लोगों तक पहुंचाया था। जैसे रामदेव बाबा ने भी योगा के द्वारा योगा करने से हमारे शरीर में हमारा शरीर हष्ट-पुष्ट कैसे, हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रहता है, तो उसने योगा के द्वारा ही लोगों तक पहुंचने की कोशिश की थी, लोगों के भीतर तक पहुंचा था, लोगों के बारे में लोग उनके बारे में जानने लगे थे। तो उसी प्रकार विज्ञान के साधारण ज्ञान के द्वारा ही यशपाल जी भी लोगों तक पहुंचे थे। जो विज्ञान का ज्ञान था वह साधारण भाषा में लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, और समिति ने जो सुझाव दिए उनके बारे में हम जान लेते हैं। और अब हम जो समिति ने क्या क्या सुझाव दिए थे उन सुझावों के बारे में भी हम अध्ययन कर लेते हैं। तो पहला सुझाव है, पाठ्यक्रम का निर्माण तथा पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने की प्रक्रिया विकेंद्रित हो, ताकि इन कार्यों को शिक्षकों की सहभागिता में वृद्धि हो सके। तो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को विकेंद्रित करने का क्या मतलब था? उन पाठ्यक्रम और जो सिलेबस था और जो पाठ्य पुस्तकें जो थी उसको विकेंद्रित करने की क्या आवश्यकता हो गई, क्या मतलब था? यशपाल जी के अनुसार जो पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक बनाते थे वे या तो एक्सपर्ट जो लोग थे वो बनाते थे, या जो वैज्ञानिक होते थे वह बनाते थे। जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता था उसको हर एक चीज़ के बारे में जो ज्ञान होता था, या तो वो लोग उसको बनाते थे, या जो वैज्ञानिक जो होते थे वो इनको बनाते थे। पर क्या वह
ज़मीनी हकीकत को जानते थे, जो वाकई में जो हकीकत थी उस बात को वे जानते थे, उसके बारे में उनको ज्ञान था। उनको पता था कि क्या वे बच्चों के स्तर में पहुंचकर क्या वे पाठ्य पुस्तक का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ तो वह ज़्यादा काम करते ही नहीं थे। जो प्रोफेसर यशपाल जी क्या बच्चों के स्तर को जानते थे? नहीं जानते थे। क्यों नहीं जानते थे? क्योंकि वह बच्चों के बारे में उनको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। उनको ज्ञान था तो सिर्फ विज्ञानिक ज्ञान था, एक वैज्ञानिक ज्ञान था। वो विज्ञान के बारे में बता सकते थे कि कैसे क्या करना है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। पर बच्चों के टच में तो वो रहते ही नहीं थे, बच्चों को ज़्यादा जानते ही नहीं थे, बच्चों के साथ वे ज़्यादा समय व्यतीत करते ही नहीं थे। तो बच्चों के स्तर के बारे में उनको क्या पता था कि बच्चों के लिए क्या फ़ायदेमंद है और क्या फ़ायदेमंद नहीं है। हाँ, यशपाल जी वैज्ञानिक थे, ठीक है, उनको सब्जेक्ट का ज्ञान तो बहुत है, सब्जेक्ट के बारे में उनको बहुत जानकारी थी कि उनका सब्जेक्ट क्या था, तो उसके बारे में वे पूर्ण रूप से हर एक चीज़ के बारे में वे बता सकते थे। पर बच्चों के स्तर पर पहुंचकर उस तरह का पाठ्य पुस्तक व पाठ्यक्रम बनाने का जो ज्ञान है उनका था। जो टीचर है किनका था? बच्चों के स्तर तक पहुंचकर बच्चों के बारे में जान करके बच्चों के लिए जो पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम जो था उसको बनाने के लिए जो बनाने का जो ज्ञान था वो किसके अंदर था? वो टीचर के अंदर था। किसके अंदर था? टीचर के अंदर था। जो एक अध्यापक होता है वही बच्चों के स्तर को पहचान सकता है और बच्चों के स्तर के अनुसार ही वह जो सिलेबस तैयार किया जाता है वो सिलेबस आसानी से तैयार कर सकता है, क्योंकि बच्चों के साथ ज़्यादा समय टीचर ही व्यतीत करता है। टीचर ही उसके साथ ज़्यादा समय तक रहता है और उसके साथ जो भी काम वगैरह होते हैं तो वो एक टीचर ही काम करता है। बच्चे और टीचर का जो संबंध है वो बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। तो ये प्रोफेसर यशपाल जी का कहना था कि उनका ये मानना था कि जो शिक्षक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया जाए, जिससे कि पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम बनाने का एक मार्गदर्शन के लिए जो वैज्ञानिक है वह विषय विशेषज्ञ है उनको मार्गदर्शन की भूमिका में रखा जाए। एक टीचर को ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए, जिससे कि वह बालकों के स्तर के अनुसार पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम के बारे आसानी से तैयार कर सके और उनको एक मार्गदर्शन के लिए, एक रास्ता दिखाने के लिए जो वैज्ञानिक है या विषय के विशेषज्ञ यानी एक जो भी सब्जेक्ट है उसके जो विशेषज्ञता है, उसके जो ज्ञाता है, उनको भी मार्गदर्शन की भूमिका में रखा गया। उनको भी एक चीज़ सिखाने के लिए, उनको एक रास्ता दिखाने के लिए उनकी भूमिका दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राम, ब्लॉक तथा जिला स्तर पर शिक्षा समितियों का गठन किया जाना चाहिए, जिससे वे अपने कार्य क्षेत्र में स्कूलों के नियोजन तथा प्रशिक्षण के कार्य कर सके। यशपाल जी का एक तरीका ये था कि हर जगह पर जैसे ग्राम हो, ग्राम के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर, कोई भी जगह हो, अगर कोई भी शिक्षा को लेकर कोई समस्या होती हो, शिक्षा को लेकर अगर कोई उस जगह उस स्तर पर कोई समस्या होती हो तो उस समस्या का निपटारा हो जाए, उसी समय उस समस्या का निपटारा कर लेना चाहिए। यूँ नहीं कि उस समस्या को लंबे समय तक लेकर के चलते रहना चाहिए, नहीं। जिस जगह पे चाहे वो ग्राम हो, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी स्तर हो, कहीं पर भी कोई शिक्षा को लेकर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उस समस्या को उसी जगह उसी समय ख़त्म कर देना चाहिए, निपटारा कर देना चाहिए। इस तरीके से एक शिक्षा समिति का गठन किया जाए। तो अगर समस्या को उसी समय ख़त्म कर दिया जाएगा, उसका निपटारा कर दिया जाएगा, तो हम एक शिक्षा समिति जो है उसका आराम से गठन कर सकते हैं, जो स्कूल का नियोजन और परीक्षण कर सके। और वही समिति क्या है, जब विद्यालय के अंदर, स्कूल के अंदर कोई भी किसी प्रकार का नियोजन होता है या परीक्षण होता है तो उसकी जांच पड़ताल वे आसानी से कर सकता है। विद्यालय का निरीक्षण कर सके, विद्यालय में किस चीज़ की ज़रूरत है उसके बारे में वह जांच पड़ताल कर सकता है। और ये प्लानिंग कौन करता है, चाहे वह विद्यालय का प्रिंसिपल हो, चाहे विद्यालय का HM हो, कोई भी हो, वो ये प्लानिंग करके समिति के साथ मिल करके एक बैठक कर सकता है, एक मीटिंग कर सकता है। और उस मीटिंग के अंदर जो भी विद्यालय को लेकर जो समस्याएं होती है वो समस्याएं बता करके उनका सुलटारा कर सकता है, उसका निपटारा कर सकता है। परंतु ये कार्य किसका, HM का या प्रिंसिपल का होता है।
इसी के आधार पर हम विद्यालय के अंदर सुधार ला सकते हैं। और जब विद्यालय में सुधार होगा तो बच्चों के स्तर को ऊपर उठाने में, उच्च बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्याएं नहीं आएगी और बच्चे का स्तर आसानी से हम ऊपर उठा सकते हैं। बच्चे को शिक्षा का ज्ञान आसानी से हम दे सकते हैं। और विद्यालय का स्तर ही सही नहीं होगा, विद्यालय में किसी प्रकार का सुधार ही नहीं होगा तो हम बच्चों को क्या ज्ञान, शिक्षा का क्या ज्ञान देंगे। तो बच्चे को शिक्षा का ज्ञान देने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें हमारे विद्यालय में सुधार लाना जरूरी है। और विद्यालय में सुधार कब होगा? जब HM या प्रिंसिपल पूर्ण रूप से अपने विद्यालय स्तर पर ध्यान देगा, विद्यालय में किन चीज़ों की कमियां हैं, किन की कमी नहीं है, किन की ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत नहीं है, इन सभी चीज़ों के बारे में उसे जानकारी होगी तो ही वह विद्यालय में सुधार ला सकता है और विद्यालय को आगे बढ़ा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों को प्रयोग करने को अधिक से अधिक गुंजाइश होनी चाहिए। कह रहे हैं कि प्राथमिक जो कक्षाएं उसके अंदर जो विज्ञान का पाठ्यक्रम या विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तकें जो है उनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, उसकी गुंजाइश ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे कि बालक विज्ञान के बारे में ज्ञान आसानी से प्राप्त कर सकता है। उसको विज्ञान का ज्ञान उसको आसानी से प्राप्त हो सके, वो उसको आगे बढ़ावा दे सके। विज्ञान के बारे में उसे हर एक चीज़ की जानकारी होनी जरूरी है। इसीलिए विज्ञान के बारे में विज्ञान का ज्ञान बालक को पूरा होने के लिए जो भी प्राथमिक कक्षाएं जो हैं उनके अंदर इनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। विज्ञान पाठ्य पुस्तकों के निरर्थक तथा महत्वहीन सामग्री को हटा देनी चाहिए। विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनके अंदर जो निरर्थक ज्ञान है तथा जिन चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है उसको आसानी से हटा देना चाहिए। उसमें उस सामग्री को नहीं, सिलेबस के अंदर नहीं रखना चाहिए, उसी सामग्री को उसमें से निकाल देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, कक्षा 6 से 10 तक के सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में देश की सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था को भी सम्मिलित किया जाए। कह रहा है कि कक्षा 6 से लेकर के 10 के अंदर जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, उसका जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के अंदर देश के अंदर जितने भी सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चाएं जो हो रही है उन चर्चाओं को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चे को देश के अंदर क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, उनके बारे में बच्चे को जानकारी हो और वो देश के बारे में हर एक चीज़ के बारे में वो आसानी से उसको पता रहे कि कहाँ पर हमारे देश की सामाजिक स्थिति कैसी, राजनीतिक स्थिति कैसी और आर्थिक स्थिति भी कैसी है। तो इनके बारे में भी चर्चा होनी जरूरी है। कक्षा 9-10 के इतिहास पाठ्यक्रम में प्राचीन काल के इतिहास को तथा कक्षा 6 से 9 के इतिहास पाठ्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात घटनाक्रम को भी सम्मिलित किया जाए। कह रहे कि कक्षा 9 से 10 के अंदर इतिहास का जो पाठ्यक्रम है उसमें प्राचीन काल के बारे में दिया गया, प्राचीन काल में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उसके बारे में सारी जानकारी दी थी। और कक्षा 6 के अंदर, कक्षा 6 से 9 के अंदर जो इतिहास का जो सामाजिक विज्ञान का जो सिलेबस है, जो सब्जेक्ट जो है उसमें स्वतंत्रता संग्राम तथा स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानकारी दी गई, उसके बारे में उसकी चर्चा की गई है। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के घटनाक्रम को भी सम्मिलित किया जाए। कह रहे कि जो स्वतंत्रता के बाद भी जो घटनाएं हुई है वो भी सामाजिक विज्ञान विषय के अंदर उसको सम्मिलित किया जाए, जिससे कि बालक को हर एक चीज़ के बारे में ज्ञान रहे, हर एक चीज़ के बारे में उसको जानकारी रहे और उसका भी ज्ञान बढ़ सके और उसको भी पता रहे कि देश में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो हर एक चीज़ की, हर एक सब्जेक्ट में जो विषय होता है उस विषय के अनुसार उसके बारे में हर एक पूरी जानकारी पाठ्य पुस्तकों के अंदर, उसके सिलेबस के अंदर दी हुई होनी चाहिए, जिससे बालक का विकास आसानी से हो सके। नेक्स्ट पॉइंट, बीएड प्रशिक्षण कार्यक्रम में माध्यमिक, प्राथमिक तथा नर्सरी स्तर पर शिक्षण हेतु विशेषज्ञता प्राप्त करने का प्रावधान होना चाहिए। कह रहे कि जब बीएड की ट्रेनिंग दी जाती है, बीएड में जो विद्यार्थियों को जो ट्रेनिंग दी जाती है, उन ट्रेनिंग के अंदर जो ट्रेनिंग का जो कार्यक्रम है, प्रशिक्षण जो कार्यक्रम है, उसमें माध्यमिक, प्राथमिक तथा नर्सरी स्तर पर इनका शिक्षण हेतु विशेषज्ञता प्राप्त होनी चाहिए। इनके बारे में भी उनको ज्ञान होना चाहिए, इनके बारे में भी उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। तो उनके लिए भी एक ऐसा टीचर होना चाहिए जो इसके बारे में उनको हर एक जानकारी दे सके। पत्राचार के माध्यम से प्रचलित बीएड डिग्री पाठ्यक्रमों की मान्यता को समाप्त की जानी चाहिए। पहले के टाइम में जो पत्राचार से जो बीएड की जाती है उसकी जो मान्यता थी, उस मान्यता को भी क्या करना चाहिए, खत्म की जानी चाहिए, उसको समाप्त कर देनी चाहिए। तथा शिक्षकों
को व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि करने के लिए सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्थित रूपरेखा भी तैयार की जाए। शिक्षक के जो व्यवसाय के अंदर जो दक्षता में वृद्धि करने के लिए उन जो शिक्षक एक सेवा दे रहा है उसका जो सेवा प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग दे रहा है उसके कार्यक्रम को भी व्यवस्थित रूप से रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। उसकी भी जो टाइम टेबल जो है, समय की सारणी जो है उसको भी अच्छे से तैयार करना चाहिए, जिससे कि वह अपने समय में हर एक व्यक्ति को किस प्रकार से वह शिक्षा दे सकता है और शिक्षा को किस प्रकार से बढ़ावा दे सकता है। तो यशपाल समिति के द्वारा किए गए विचार विमर्श व दिए गए सुझावों से स्पष्ट होता है कि समिति ने शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मूलभूत मुद्दों पर चिंतित करके इस दिशा में एक नई दृष्टि दी है। यशपाल समिति के अंदर यशपाल जी ने जो भी उनके जो सुझाव थे, विचार विमर्श थे, उनको स्पष्ट किया, उन्होंने बताया है और उसके द्वारा ही उन समिति के द्वारा जो एक शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मूलभूत मुद्दे पर उन्होंने जो शिक्षा से जुड़ी जो बातें थी उनके ऊपर उन्होंने चिंतन किया है और उसको एक दिशा दिखाई, एक नया रास्ता दिखाया, एक नई तरीके से देख करके, नए नजरिए से देख करके शिक्षा को आगे बढ़ावा दिया है कि बालक शिक्षा के बिना शिक्षा को बोझ ना मानकर शिक्षा किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है। जो हमारी शिक्षा प्रणाली वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। समिति द्वारा स्कूली बच्चों का बोझ कम करते हुए अधिगम की गुणवत्ता में सुधार लाने के उपाय प्रदान करना सरल कार्य नहीं था। कह रहे हैं कि जो समिति के द्वारा जो स्कूली बच्चों का जो बोझ था उसको एक कम करना, सीखना या गुणवत्ता में सुधार लाना एक सरल कार्य नहीं था, बहुत आसान कार्य नहीं था। उसको सरल करना बहुत ही मुश्किल था। सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाए बिना शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाना असंभव सा कार्य होता। कह रहे हैं कि जो हमारे समाज की व्यवस्था, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसके अंदर परिवर्तन लाए बिना, उसके अंदर उतार चढ़ाव किए बिना, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन किए बिना शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाना असंभव सा कार्य, असंभव है। वो हम शिक्षा के क्षेत्र में भी परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। यशपाल समिति की उक्त रिपोर्ट से क्रियान्वयन हेतु मानव संसाधन मंत्रालय ने शिक्षा विभाग के ऊपर सचिव YN चतुर्वेदी की अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय दल का गठन 25 अगस्त 1993 को किया था और जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अधिकांश सिफारिशों पर अपनी सहमति व्यक्त की थी। कब की थी? समिति का गठन 1992 में हुआ था और उसकी रिपोर्ट जो समिति में पेश की थी वह 1993 में की थी और उसके द्वारा ही, उसके आधार पर ही उन्होंने अपने जो भी उसकी जो सुझाव थे उन सुझावों के द्वारा उसने समिति में बताए और उन्हीं के द्वारा अपने जो सुझाव पेश किए, सुझाव को बताया और सुझाव के द्वारा ही शिक्षा को जो बोझ माना था उस बोझ को कम करने की कोशिश की गई और उन सिफारिशों के द्वारा जो भी उनके अपने शब्द थे वो उन्होंने वहाँ समिति में व्यक्त किए, समिति में उनके बारे में चर्चा की। अतः हम कह सकते हैं कि यशपाल समिति रिपोर्ट के सुझाव वर्तमान का वैश्वीकरण में भी प्रासंगिक है, मतलब कि एक बहुत अच्छा कार्य है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया जिन्हें ईमानदारी पूर्वक लागू करने का प्रयास करना चाहिए और जो भी उनके जो सुझाव थे उनको हमें ईमानदारी के रूप में ईमानदारी पूर्वक उनको शुरू करने चाहिए, उनको लागू करने चाहिए, क्योंकि उन्होंने शिक्षा को बच्चों के स्तर को देखते हुए शिक्षा को बोझ ना मानकर कई ऐसी बातें बताई, कई ऐसी शिक्षाएं दी है, कई ऐसा ज्ञान दिया है जिससे हमें ईमानदारी पूर्वक उनको पूरा करना चाहिए और उन्हें लागू करना चाहिए। तो इसी प्रकार से हम शिक्षा को बिना बोझ की शिक्षा मान करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।